हेलो फ्रेंड्स। हम साइकस के रिप्रोडक्शन, लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने ये आप देख रहे हैं, ये बीजांड की संरचना है और बीजांड के अंदर किस प्रकार से जो माइक्रोस्पोर था उससे स्त्रीधानी का निर्माण हो जाता है। अब हम वापस से उसी जगह चलते हैं जहां पर हमने परागण को छोड़ा था, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से लघु बीजाणु और नरयुग्मकोद्भिद, गुरु बीजाणु और बीजांड और स्त्रीधानी की यानी कि अर्थात मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कि परागण तक हम पढ़ चुके थे। अब परागण के आगे की जो कहानी है वो कैसे होती है और क्या क्या होता है। तो देखो, परागण में हमने देखा था कि जो परागण में हमने देखा था कि नर युग्मकोद्भिद का जब डेवलपमेंट होता है परागण से पहले का, तो उसमें जो नर युग्मकोद्भिद है वो 3 कोशिकीय होता है। नर युग्मकोद्भिद 3 कोशिकीय होता है। ये सिंपल नर युग्मकोद्भिद है, इसमें 3 कोशिकाएं होती है। एक कोशिका होती है प्रोथेलियल सेल, दिस इज प्रोथेलियल सेल। एक होती है जनरेटिव सेल और एक होती है ट्यूब सेल। ट्यूब सेल। तो इस 3 कोशिकीय अवस्था में इसका परागण होता है। हमने आगे डेवलपमेंट भी देखा था कि जो प्रोथेलियल सेल है इसमें कोई विभाजन नहीं होता। जो ट्यूब सेल है ये पराग नलिका का निर्माण करेगी और जो जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल के अंदर डेवलपमेंट यानी कि डिवीजन होता है और इसके डिवीजन होने से 2 मेल गेमीट, जिनको हम कहते हैं पुमणु, 2 पुमणुओं का निर्माण इसके द्वारा होता है। अब देखो, बात यह है कि परागण के बाद जो ये नरयुग्मकोद्भिद है, जो परागकण है, ये सब इस जगह पर जो पोलन चैम्बर है यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, मादा युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर अब ये संरचना ऐसी नहीं रहती, बल्कि इस जगह पर 2 स्त्रीधानियां बन जाती हैं। ये समझो कि भाई एक स्त्रीधानी ये है और दूसरी स्त्रीधानी ये है, इस तरह से। इसमें ये अंडकोशिका है। इस जगह पर परागकण आ चुके हैं यहां। तो अब मैं कह रहा हूं जो पराग, जो ट्यूब सेल है, ये ट्यूब सेल पराग नलिका का निर्माण करती है। तो ये पराग नलिका यहां से बढ़ती हुई और बीजांड काय के ऊतकों को चीरते हुए स्त्रीधानी के अंदर आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर निषेचन पराग नलिका के द्वारा होता है, इसलिए इसे साइफोनोगेमी कहते हैं। साइफोनोगेमी कहते हैं। और यहाँ पर चूंकि जो पुमणु है ना, ये चल रहे हैं, यानी कि इसके अंदर चलते हैं। तो पुमणु जो चलनशील हैं, इन पुमणुओं के गतिशील होने के कारण इसे हम जूरियोगेमी कहते हैं। ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है। साइफोनोगेमी क्योंकि नलिका के द्वारा होता है, क्योंकि पुमणु गतिशील होते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं जूरियोगेमी। और ये पुमणु इस जगह पर आ जाते हैं। अब देखो, अंदर की तरफ ये पराग नलिका ये अंदर आ रही है और पुमणु जो है परागकण जो इसके अंदर चल रहे हैं नरयुग्मकोद्भिद, ये इस जगह पर आकर के फट जाती है और फटने के बाद जो इसका मटेरियल होता है पराग नलिका का, वो सब स्त्रीधानी के अंदर चला जाता है।
अब ये तो हमको पता ही है कि ये सब एगोनित है, इधर अंड कोशिका एगोनित है और उधर जो ये एक चीज और है कि इसमें जो परमाणु बनते हैं ये सब गतिशील इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर बहु कशाभिक या बहुशिलीय बहुपक्षमाभिक पूर्ण होते हैं, जो 5 से 6 स्तर में जो शिलिया होते हैं या जो पक्षमावे वो पाए जाते हैं। इसके जो नर युग्मों के पुंगनु हैं ये आपको आसानी से आंखों से दिखाई दे सकते हैं, ये काफी बड़े होते हैं। अब उसके बाद इनकी इतना होने के बाद परागण हो गया, सब हो गया। अब क्रिया जो नेक्स्ट होती है उसका नाम है निषेचन। कि निषेचन की क्रिया कैसे होती है, तो देखो परागण और निषेचन की क्रिया में फर्टिलाइजेशन की क्रिया में और निषेचन की क्रिया में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। यानी कि यहाँ पर पहुंचने के बाद और इस जगह पर निषेचन होने से निषिक्तांड बनने तक या युग्मनज बनने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो इसमें देखो पहली बात तो ये है कि लगभग एक ही अंड जो है, एक अंड है तो एक स्त्रीधानी के अंदर एक ही नरयुग्मक प्रवेश करेगा, और अगर एक से ज्यादा लघु बीजाणु या नरयुग्मक भी चले जाते हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे। एक से ज्यादा जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बहुशुक्राणुता या पॉलीस्पर्मी। दिस इज डजंट मैटर। हमारे पास यहाँ स्त्रीधानी के पास केवल एक ही अंड कोशिका है, तो स्वाभाविक रूप से एक ही जो पुंगनु है उसका संयोजन इस अंड कोशिका से होगा। एक से ज्यादा जाएंगे तो वो सिर्फ नष्ट होंगे, उनका कोई काम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो पराग नलिका है ये एंजियोस्पर्म की भांति जनन में भाग कम ही लेती है। भाई ये केवल एक तरह से निषिक्ता जो चूसकांग है उसकी तरह काम करती है। ठीक, ये हो गया निषेचन। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इसमें स्त्रीधानियां 2 हैं, लेकिन निषेचन केवल एक ही स्त्रीधानी का होता है, दोनों का नहीं होगा। यानी कि एक बीजांड के अंदर चाहे कितनी भी 2 है या 3 है, कितनी भी स्त्रीधानियां उपस्थित हैं, लेकिन निषेचन केवल एक ही स्त्रीधानी के अंदर उपस्थित अन्य कोशिका का होता है, दूसरी का नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के देखो मान लीजिए कि हमने एक अंड कोशिका, जैसे ये एक अंड कोशिका थी, इस अंड कोशिका से एक निषिक्तांड यानी कि ये पहले जाइगोट का निर्माण और जाइगोट से संलोपित बाद में निषिक्तांड बन गया है इस तरह से। ठीक है, तो इस निषिक्तांड के बनने से जो तो निषिक्तांड के बनने से अब भ्रूण का निर्माण होगा, एम्ब्रियो। तो देखो बात यह है कि जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट अब तक हम पढ़ रहे थे हैप्लॉइड यानी कि एन स्थिति को, अंड कोशिका एन थी, पुंगनु एन था, लेकिन अब वापस से जो जाइगोट बना ये 2n बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये स्पोरोफाइट की जो बीजाणु गृह है उसकी ये फर्स्ट सेल है, इसी से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के बनने से स्पोरोफाइट जो है अब स्टेज है वो समाप्त होती है, और जब वापस से युग्मनज या निषिक्तांड बन जाता है तो पुनः वो अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी कि दोबारा से वो मिल जाती है स्पोरोफाइट, और इसी स्पोरोफाइट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर सीड बनेगा, एंड देन सीड से फिर दोबारा से जो क्या बोलते हैं उसको नया अपना पादप साइकस का वो बन जाता है, क्योंकि सीड के जर्मिनेशन होने से बनता है।
अब देखो इससे एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है। इससे जाइगोट के अंदर अब विभाजन, इनकी जो केंद्रक है ये 2n केंद्रक विभाजन करता है और विभाजन करने के बाद ये लगभग इसमें 256 तक केंद्रक बनाता है। इसमें लगभग 256 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, बन गए 256 केंद्रक। अब ये जो 256 केंद्रक बने हैं ये केंद्रक ऐसे ही नहीं रहते, बल्कि अब ये धीरे धीरे परिधि की तरफ विस्थापित होने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से, तो बीच में बन जाती है कैविटी, वैक्यूल या गुहा। अब धीरे धीरे ये जो वैक्यूल्स हैं इसमें नीचे से और ऊपर की तरफ, यानी कि अब ये थोड़ा इसका जो आकार है ये थोड़ा बदलने लगता है और आकार बदलकर कुछ इस प्रकार से होने लगता है, ऐसे। ठीक है, और इसमें अब भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। तो देखो इसमें 3 क्षेत्र बन जाते हैं। सबसे नीचे की तरफ जहाँ सबसे पहले कोशिका भित्ति बनती है उस जगह पर एम्ब्रियोनल रीजन होता है जिससे भ्रूण का निर्माण होगा। उसके ऊपर होता है सस्पेंसर रीजन जिसको निलंबक कहते हैं, और सबसे ऊपर की तरफ होता है चूस्कांग क्षेत्र। तो यहाँ इस तरह से, इसका नाम है एम्ब्रियोनल रीजन। उसके ऊपर बनता है इस जगह पर सस्पेंसर रीजन, और इस जगह पर होता है अभी भी फ्री न्यूक्लियाई। तो देखो बात ये है कि धीरे धीरे ये जो सस्पेंसर होता है ये इसको पोषण प्रदान करता है भ्रूण को, ताकि भ्रूण का डेवलपमेंट आगे की तरफ हो सके। और धीरे धीरे ये जो भ्रूण है यह सीड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बीज के अंकुरण से, अब देखो जो बीज है उसमें 2 चीज तो होंगी, वही तो रेडिकल, इनकी मूलांकुर एक परांकुर। तो बीज के बनने से फिर नया पादप, यानी कि उसके जर्मिनेशन होने से नया पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये था पूरा लैंगिक जनन साइकस के अंदर। इसी तरह से पाइनस में होता है और इसी तरह से इफेड्रा में होता है। सबका जीवन चक्र लगभग एक समान ही है, बस अंतर होता है तो केवल उनकी मॉर्फोलॉजी का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो लगभग सबका समान होता है, केवल अंतर होता है बाहरी जो मॉर्फोलॉजी है उसका अंतर होता है। तो इसको आप याद कीजिए, रटिए, समझिए, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।